हेलो एवरीवन, वेलकम टू नरस्टार अकेडमी। तो फाइनली हम लोग आज बात करने वाले हैं, जो टॉपिक है हमारा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें एकदम आसानी से क्लियर हो जाएंगी। और आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा कि जो हमारा ये वीडियो है लास्ट रहने वाला है रिगार्डिंग टू सर्टिफिकेट और यहाँ पे जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होने वाले हैं। अब ये डॉक्यूमेंट्स देखिए, चाहे आप जेई मेंस के बेस पे काउंसलिंग कराइए, जेई एडवांस के बेस पे कराइए, आप किसी मतलब कि गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं उनके बेस पे काउंसलिंग कराओ, या फिर आप प्राइवेट कॉलेज, स्टेट कॉलेज, जितने भी कॉलेज की काउंसलिंग होती है, किसी भी काउंसलिंग में आप बैठते हो तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। ऑलमोस्ट 95% डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सेम रहने वाले हैं, आप चाहे जिस काउंसलिंग में जाओ। मैं यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट्स स्किप नहीं करूँगा, हर एक डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बताऊँगा कब और कहाँ से बनवाना है, कितनी जल्दी कहाँ से बन सकता है, हर एक चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना होगा। और थोड़ा अगर जो टाइम कम है, मे भी हो सकता है कि ये वीडियो 10 से 15 मिनट तक चला जाए, तो आप वीडियो को थोड़ा उसकी जो स्पीड है उसको आप थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है। और इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और काउंसलिंग में आप लोगों को पूरी हेल्प हो सके, जितना हम लोग यहाँ से प्रोवाइड करते हैं हर एक कंटेंट आपको मिल जाए, ठीक है। तो जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स रहने वाला है हमारा वो है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। यदि आप अपनी रैंक को बेस्ट यूटिलाइजेशन करना चाहते हो अपनी रैंक का, तो उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो है कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट है जो कि आपको आपकी रैंक पर बेस्ट कॉलेज दिलाता है, ठीक है। इस डॉक्यूमेंट्स को आप बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते यदि आपको रिजर्वेशन मिलता है। यदि आप SC, ST, OBC या EWS कैटेगरी में आते हो, देखिए ये केवल जनरल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। यदि आपके पास जनरल का कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप OBC, SC, ST, जनरल EWS में आते हो तो आपको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। अब इसमें हम हर एक के बारे में बात करेंगे कि कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले हम OBC NCL के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए OBC NCL क्या होता है। OBC NCL होता है अदर बैकवर्ड, ठीक है। अदर बैकवर्ड कास्ट होता है जो नॉन क्रीमी लेयर होता है। नॉन क्रीमी लेयर क्या है, यहाँ पे जिन फैमिली की इनकम, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ पूरी फैमिली इनकम की। यहाँ पे जो फैमिली इनकम है वो लेस देन इज इक्वल टू होना चाहिए 8 लाख, ठीक है। यहाँ पे 8 लाख के लेस देन होनी चाहिए फैमिली इनकम। जो भी आपके मम्मी पापा, जो भी हाउस होल्ड इनकम है आपकी, वो यहाँ पे 8 लाख से कम होनी चाहिए, तब आप OBC NCL में आते हो। अदरवाइज देखो, आपकी इनकम 8 लाख से ज़्यादा है और आप OBC कैटेगरी में आते हो, तब भी आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ, आप OBC में हो और 8 लाख से आपकी इनकम कम है, तब आपको ये इसका बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। तो OBC NCL काफ़ी ईजीली आपको मतलब जो भी है आसानी से समझ में आ जाता है। और कहाँ से बनवाना है ये डॉक्यूमेंट्स, इसके लिए मैं आपको बता दूं, ये डॉक्यूमेंट्स आप जो भी आपके पास में तहसील वगैरह लगती है वहाँ पे जाके देखो। ये जो भी जेई मेंस, जहाँ से भी आप काउंसलिंग कर रहे हो, जेई मेंस, जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़, जिस भी मतलब फील्ड से आप काउंसलिंग कर रहे हो, वहाँ पे उसका जो भी है एक फॉर्म दिया हुआ है, उसको फिल करके आप वहाँ पे साइन करा सकते हो। जो भी हाई अथॉरिटी के अधिकारी वगैरह होते हैं, या SDM, DM हो गया आपका जो भी, ठीक है, तहसीलदार से आप सिग्नेचर करा के वहाँ पे उनकी स्टाम्प लगा के आपका सर्टिफिकेट रेडी हो जाएगा। और या फिर आपके पास मतलब उनकी तरीके से भी बनवा सकते हो आप। वहाँ पे भी एक फॉर्मेट होता है पूरा OBC NCL का सर्टिफिकेट, तो वहाँ पे उसको फिल करके भी आप साइन करा सकते हो। मतलब ये है कि आपको बस बेसिक सा ये पता होना चाहिए। कुछ जगह पे ये ऑनलाइन भी बनता है, लेकिन ऑनलाइन के चक्कर में अब आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि टाइम बहुत कम है और ऑनलाइन में काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि यहाँ से आप उसको अप्लाई करोगे, ठीक है, मैनुअली आपने अप्लाई किया, फिर वो जाएगा। अब वहाँ पे उस सर्वर पे पता नहीं कब तक पड़ा रहेगा, कब उसको कोई हाई अथॉरिटी चेक कर रही है नहीं कर रही है, तब वो उसको साइन करेगा। लेकिन आप अपना काम मैनुअली कराओगे जाके फटाफट। जो भी आपका जानकार है, कोई भी वकील या पटवारी, तहसीलदार, जो भी आपका संपर्क में हो, अच्छे संपर्क में हो, उनसे जाके कॉन्टैक्ट करके आप इजीली मतलब 2 डेज में आप इसको बनवा सकते हो आराम से, ठीक है। ये आपका बन जाएगा। और एक चीज़ और बता दूं मैं यहाँ पे, आपका जो OBC NCL सर्टिफिकेट है, जो इसकी डेट है यहाँ पे OBC NCL, और मैं बात करूँ जनरल EWS, ये क्या होता है जनरल EWS? ये होता है यहाँ पे देखिए जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होते हैं, जिनकी इनकम, अगेन मैं बता दूँ, जनरल EWS में कौन आते हैं, जिनकी इनकम यहाँ पे 8 लाख से फैमिली इनकम 8 लाख से कम या फिर 8 लाख है, तो वो उसके अंदर आते हैं जनरल EWS के अंदर।
ठीक है। जनरल कैटेगरी के अंदर यदि इनकम कम है तो वो जनरल ईडब्ल्यूएस का वो बेनिफिट यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं बता दूं कि ये कहाँ से बनते डॉक्यूमेंट्स, ये आपको ऑलरेडी पता चल चुका है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, जो ये डॉक्यूमेंट्स है यदि आपने 1 अप्रैल से पहले बनवा रखा है, हो सकता है कि आपने मतलब आप 13 में हो या 13 में हो, या फिर आपने जेईई मेंस दोबारा दिया है, मतलब आपने ड्रॉपर हो, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आपके पास ऑलरेडी ये सर्टिफिकेट होगा, लेकिन वो नहीं चलेगा। जो आपका सर्टिफिकेट है वो इश्यू डेट होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। जो यहाँ पे आपको जो इश्यू डेट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, इश्यू डेट यहाँ पे 1 अप्रैल, ठीक है। 1 अप्रैल से पहले डेट यहाँ पे आपको होना चाहिए, यानी कि 1 अप्रैल से पहले आपको बनवाना पड़ेगा। 1 अप्रैल के बाद आपको बनवाना पड़ेगा। 1 अप्रैल से पहले का सर्टिफिकेट है तो वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पे तो आपको अभी ये पता चल गया इश्यू क्या है, इश्यू डेट क्या है यहाँ पे, आफ्टर 1 अप्रैल, ठीक है। तो अब आप लोगों को सर्टिफिकेट की डेट, ये सिर्फ इस कैटेगरी के लिए, यदि आप ओबीसी एनसीएल और जनरल ईडब्ल्यूएस के अंदर आते हो, बाकी किसी के लिए भी यहाँ पे एज ए कैटेगरी मतलब आपको नहीं बताया गया है कि इस डेट को, जो भी आपके SC ST ये कैटेगरी है तो आपका पुराना सर्टिफिकेट भी यहाँ पे चल जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात आपको नहीं है, ठीक है। कैटेगरी में और क्या क्या होते हैं, SC ST, ठीक है, SC ST ये सर्टिफिकेट आपके ऑलरेडी पहले से बने हुए हैं तो ठीक है वो चल जाएंगे। अदरवाइज आप, अगेन मैं बोल रहा हूँ कि आप तहसील वगैरह जाके आप अपना जो भी सर्टिफिकेट है ये बनवा सकते हो, सेम प्रोसीजर है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। जो इसका भी फॉर्मेट आपको मिल जाएगा और मैं डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। आप लोगों को डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपकी रैंक को यूटिलाइज कराता है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, बाकी डॉक्यूमेंट्स में इतना टाइम हम लोग नहीं लेंगे। अब जनरल ईडब्ल्यूएस की मैंने बात की थी यहाँ पे कि फैमिली इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे 4 कंडीशन और आती हैं, वो भी आपको यहाँ पे देखनी होंगी। एक थोड़ी देर के लिए इसको, एक सेकेंड, पहले हम बात कर लेते हैं। जनरल ईडब्ल्यूएस इश्यू डेट मैंने आपको बता दी थी, ये दोनों के लिए, मतलब जो इश्यू डेट है ये दोनों के लिए ओबीसी एनसीएल एंड जनरल ईडब्ल्यूएस, ये क्या रहने वाली है आपकी, आफ्टर 1 अप्रैल, ठीक है। 1 अप्रैल से बाद में आपका सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं जनरल ईडब्ल्यूएस के अंदर और क्या क्या कंडीशंस हैं, तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिए। फर्स्ट पॉइंट क्या है, जो आपकी रेजिडेंशियल फ्लैट है, यहाँ पे मैं बात करूँ रेजिडेंशियल फ्लैट, रेजिडेंशियल फ्लैट ऑफ 1000 स्क्वायर फुट, ठीक है। यदि आपके पास ऐसा एक फ्लैट है जो कि आपका मकान है, जो घर है आपका 1000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है, तो आप यहाँ पे मतलब कि एलिजिबल नहीं हो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए। एंड सेकंड पॉइंट की मैं यहाँ पे बात करूँ, यदि आपका जो आपके पास 100 स्क्वायर यार्ड का 100 स्क्वायर यार्ड का आपके पास कोई प्लॉट है, यहाँ पे आपके फैमिली के नाम, मम्मी पापा किसी के भी नाम 100 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है और जो कि म्यूनसिपल पार्टी के अंदर आता है, तो भी आप एलिजिबल नहीं हो इस, मतलब तो भी आप एलिजिबल नहीं हो ये बेनिफिट लेने के लिए। एंड मैं बात करूँ अदर म्यूनसिपल पार्टीज़ के अलावा, तो यहाँ पे आपको 100 to 200 स्क्वायर फुट या फिर इससे ज़्यादा यार्ड का प्लॉट है, तब भी आप एलिजिबल नहीं हो इस, मतलब इस बेनिफिट को लेने के लिए, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँ यहाँ पे, ये तो हो गया जो भी आपके पास इतनी जगह नहीं होनी चाहिए, इतना मकान नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। यदि आप इसके अंडर आते हो, ये सारी फैसिलिटीज़ आपके पास होती है, इन चारों पॉइंटों में से कोई एक भी पॉइंट आपके पास है तो आप यहाँ पे एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं हो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, अदरवाइज आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट घोषित किए जाओगे, ठीक है। ये तो हो गया कैटेगरी से रिलेटेड। SC ST सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी यहाँ पे अब कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा एक होता है PWD सर्टिफिकेट, PWD के बारे में भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। इसके लिए हम नेक्स्ट पेज पे चल देते हैं, ठीक है। जो सेकंड डॉक्यूमेंट रहने वाला है वो है अपना PWD। अब PWD क्या होता है, फिजिकल विद डिसेबिलिटी, यानी कि यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को, जो भी स्टूडेंट है उसको कोई भी फिजिकल डिसेबिलिटी है, जैसे कि वो सपोज करो उसका कहीं एक हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कोई भी मतलब उसके अंदर ऐसा कुछ भी चीज़ पाई जाती है, तो उसका एक प्रॉपर सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। उसका एक
प्रॉपर सर्टिफिकेट होता है और वो आपको बनवाना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपको बोल दो कि देखिए आपको दिखाई नहीं दे रहा, मेरे हाथ नहीं है, तो ये चीज़ें नहीं देखी जाती। बस आपका डॉक्यूमेंट्स ही बोलता है कि आपके पास क्या है क्या नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्स ही यहाँ पे वेरीफाई कराता है, ठीक है। तो PWD का भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि आपको कहाँ से बनवाना है, सिंपल है। आपको जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे आप इसका भी फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा PWD का, वो आप डाउनलोड करके और उस पर आपको जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में MBBS बड़े डॉक्टर होते हैं जो हाईएस्ट पद पर, वहाँ पे आप जाके उनके साइन करा सकते हो स्टैंप लगवा के, और उनका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, ठीक है, वो मैंडेटरी है। वो नहीं है तो फिर वो एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे रिकॉर्ड रहता है कि जो भी आपका वहाँ पे चेकअप होगा, उसके बाद आपकी जो भी चीज़ें हैं, क्या क्या डिसेबिलिटी है, कितना % डिसेबिलिटी है, वो वहाँ पे मेंशन होती है। और वहाँ पे जो भी डॉक्टर उनके सिग्नेचर होते हैं, स्टाम्प होता है, उसके अलावा उनका रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पे मेंशन होता है कि इन डॉक्टर से इन्होंने ये चीज़ चेक कराई हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ें ये आसानी से आप बनवा लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये डॉक्यूमेंट्स भी इजीली बन जाता है, जो भी आपके सरकारी हॉस्पिटल वगैरह होते हैं वहाँ पर जाके बन जाता है, ठीक है। उसके अलावा हम बात करें, आपको एक प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर मिलता है, ठीक है, एक प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर क्या होता है, जब आपको सीट जो भी सीट अलॉट होती है उसका एक लेटर होता है, वो भी आप प्रिंट आउट करके निकलवा के रख लेना। और जो 4th पॉइंट होता है वो होता है आपका प्रूफ ऑफ पेमेंट, जो आपने अपनी सीट को रिजर्व करने के लिए, ठीक है, आपने एक पेमेंट दी होगी, तो वो प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस। जब आपने अपनी सीट को रिजर्व किया होगा, जब आपने अपनी सीट को यहाँ पे रिजर्व किया होगा, तो आपको यहाँ पे एक सर्टिफिकेट मिला होगा, जो कि उसको आप प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस, जब आपने सीट एक्सेप्ट की तो उसका भी एक सर्टिफिकेट होता है, वो भी आप उसका भी प्रिंट आउट ले लेना। उसके अलावा मैं बात करता हूँ यहाँ पे JEE मेंस एंड एडवांस। यदि आपने एडवांस दिया है तो JEE मेंस प्लस एडवांस दोनों, और JEE मेंस दिया है तो ओनली मेंस का आपके पास क्या होना चाहिए, एडमिट कार्ड यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, JEE मेंस एंड एडवांस दोनों का, यदि दोनों दिए हैं तो, और एक दिया है तो वो भी आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास जो 6th डॉक्यूमेंट है, ये तो सबके पास होंगे ही जब आपने ये सारी चीज़ें की हैं। आपके पास 10th की मार्कशीट प्लस 12th की मार्कशीट। 12th की मार्कशीट बताइए कि आप 12th पास आउट हो, और 10th की मार्कशीट आपका जो भी है डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर वेरीफाई करा देती है। 12th मार्कशीट, ठीक है, यहाँ पर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसके अलावा और थोड़ा आगे चलते हैं हम, और जो भी डॉक्यूमेंट्स बच जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हो गया, मार्कशीट हो गई, ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पे एक बैंक अकाउंट आपको अपने नाम पे खुलवाना होगा, ठीक है, ये भी कंपलसरी है। आई थिंक ये 6th या 7 पॉइंट होगा, हाँ 7 पॉइंट, ठीक है। 7 पॉइंट क्या है, आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि बैंक अकाउंट की आपके पास आपको यहाँ पे एक कॉपी लगानी होती है, या फिर आपको एक चेक देना होता है, जो कि एक कैंसल्ड चेक होता है, वो यहाँ पे लगाना होता है। और इसके अलावा बैंक अकाउंट आपके खुद के नाम पे होना चाहिए। यदि आपकी 18 ईयर से कम हो तो आप जॉइंट में भी अकाउंट खुला सकते हो अपनी मम्मी के साथ में, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, मम्मी पापा के साथ में आप जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हो। एंड यहाँ पे मैं बात करूँ 8 नंबर की, तो यहाँ पे आपके पास 2 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है, पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोग्राफ आपके पास यहाँ पर होने चाहिए। तो जो आपको JEE मेंस के बेस पे NIT कॉलेज वगैरह मिलेगा, वहाँ के लिए चाहिए। यदि आपको एडवांस के लिए यानी IIT कॉलेज के लिए चाहिए, तो IIT कॉलेज के लिए आपको यहाँ पे IIT कॉलेज के लिए यहाँ आपको 3 फ़ोटो देने पड़ रहे होंगे, 3 फोटोग्राफ। वहाँ पे एक फ़ोटो एक्स्ट्रा लगता है, उनका जो भी रीज़न होगा। उसके अलावा ये आपके फ़ोटोग्राफ हो गए। एंड 9 पॉइंट आपके पास एक मैंडेटरी होना चाहिए आधार कार्ड, जो कि आजकल ईजीली सबके पास होता है, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, इसको भी आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो और एक आपके पास यहाँ पे कंपलसरी हो जाता है अंडरटेकिंग बाय द कैंडिडेट। अब 10th जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे आपके पास होना चाहिए अंडरटेकिंग बाय द कैंडिडेट। अब ये क्या है, इसमें ये होता है कि आपको जो भी चीज़ें मतलब
दी गई हैं या फिर जो आपको सीट दी गई है, जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं यहाँ पे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे लगाए हैं, तो आप खुद से वेरीफाई करते हो कि ये डॉक्यूमेंट्स मैंने अपनी मर्जी से दिए हैं और ये सारे डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं। मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ और यदि ऐसा नहीं पाया जाता है तो मेरी तरफ जो भी आप कार्रवाई करना चाहो वो कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स देते हो उसका आपकी जिम्मेदारी होती है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके थ्रू जो डॉक्यूमेंट दिए गए ये सारे डॉक्यूमेंट वैलिड हैं। ठीक है, तो ये सारे सर्टिफिकेट हैं और एक सर्टिफिकेट और हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं जो कि होता है आपका यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट। अब ये मेडिकल सर्टिफिकेट यदि आप देखिए यहाँ पे जो हमारा एक सर्टिफिकेट था जो कि PWD का था, यदि आप PWD में हो तब तो आपका वही बन जाएगा यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट। इवन आप PWD नहीं हो, आपको कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है, तब भी आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट देना होता है। ठीक है, उसमें आपका जो भी है ब्लड ग्रुप क्या है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं और वो भी आपको एक डॉक्टर से साइन करा के, जो भी MBBS या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर होते हैं या फिर कोई बड़े पद पे डॉक्टर होते हैं, उनसे आपको साइन कराना होता है। वो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बन जाता है, उसमें आपका ब्लड ग्रुप वगैरह वगैरह सब चीज़ें लिखी हुई होती हैं। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स चाहिएगा। हाँ, आपको 1-2 डॉक्यूमेंट्स चाहिए सकते हैं, कब? वो जब आप कॉलेज ज्वाइन कर लेते हो और आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करोगे, तब 2-3 डॉक्यूमेंट्स और हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। पहले आपको कॉलेज दिलवा देते हैं, उसके बाद जब कॉलेज में आप होगे तब याद करना, फिर देखते हैं जो भी चीज़ें होंगी कहाँ पे क्या स्कॉलरशिप आपको मिल रही है और किस तरीके से आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारी जानकारी क्लियर हो गई होगी और मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट आपका बच गया होगा। अब देखिए, मैंने जैसा कि बोल दिया था ये वीडियो लास्ट रहने वाला, इसके बाद कोई वीडियो नहीं आएगा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। हाँ, आपके डाउट बच जाते हैं फिर भी, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो और मेरा व्हाट्सअप नंबर, टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम ID सब कुछ डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है। वहाँ पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हो और मैं वहाँ पे आपको जो भी चीज़ें आपकी रह गई हैं, जो क्वेरीज हैं, उनको मैं वहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँगा और हर एक मैसेज का आपको रिप्लाई मिल रहा होगा। थोड़ी देर से सही, लेकिन मिल जरूर रहा होगा। आप उस चीज़ की टेंशन बिल्कुल ना लें और बने रहिए हमारे साथ इस पूरी काउंसलिंग की जर्नी में। आपकी रैंक पे आपको बेस्ट कॉलेज दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है। आपको बस बने रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना इतना इंपॉर्टेंट है जितना कि आप लोगों के लिए आपका कॉलेज मिलना जरूरी है, उतना सब्सक्राइब करना जरूरी है। क्योंकि जब आप सब्सक्राइब ही नहीं करोगे तो आप लोगों से कम्युनिकेशन नहीं बन पाएगा और कम्युनिकेशन नहीं बनेगा तो कहीं ना कहीं आपके कॉलेज मिलने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट में बता सकते हो। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।